स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ की क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है। जो लीफ के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि लीफ पे टाइनी स्पोर्स होते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा की डेफिनेशंस क्या है हमारे पास? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये मेन बात ये ध्यान देनी है, टाइनी पोर्स लीव्स के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा था कि जो मैक्सिमम होते हैं वो लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा, इसका फंक्शंस क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि O2 तो से बाहर की ओर रिलीज होती है और CO2 को ये कंज्यूम्स करते हैं। सेकेंड इसका फंक्शंस होता है कि ये जितना भी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का होता है जिसको वो बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशंस। तो फर्स्ट फंक्शंस अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी? O2 एंड CO2। O2 बाहर रिलीज करते हैं, CO2 को ये फोटोसिंथेसिस के लिए कंज्यूम्स करते हैं। सेकेंड है अपना लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशंस। अब ये है कि ट्रांसपिरेशंस क्या होता है? ट्रांसपिरेशंस यानी कि जितना वाटर बाहर निकलता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर मेनली थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशंस। वन स्टोमेटा कवर्ड बाय टू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो गार्ड सेल्स की जो शेप होती है वो बीन या किडनी शेप होती है। गार्ड सेल्स टू वॉल्स होती है, जिसकी बात करें अपन आउटर वॉल्स की, तो आउटर जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल्स होती है और मोर इलास्टिक होती है, और इनर जो वॉल होती है वो थिक होती है, सॉलिड होती है और लेस इलास्टिक होती है। एक गार्ड सेल्स के अंदर वन न्यूक्लियस, वन वैक्यूल्स और बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक देखें पहले, वन स्टोमेटा कवर्ड बाय टू गार्ड सेल। शेप ऑफ गार्ड सेल्स बीन या किडनी शेप। आउटर वॉल की बात करें तो थिन, फ्लेक्सिबल्स एंड मोर इलास्टिक। इनर वॉल्स थिक, सॉलिड और लेस इलास्टिक। ये जो दोनों इसकी क्वालिटी या इसके अपन कह सकते हैं जो इसका कैरेक्टर है वॉल का, ये इंपॉर्टेंट होता है इसके मैकेनिज्म्स में, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। एक गार्ड सेल्स की बात करें तो उसमें वन न्यूक्लियस, वन वैक्यूल्स और मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स कवर्ड बाय एसेसरी सेल्स। ये सहायक कोशिकाएं होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा की, जो ये बिल्कुल ब्लैंक स्पेस दिखाया गया है, ये स्टोमेटल पोर्स कहलाता है। ये जो कवर्ड राउंड स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर है। एक गार्ड सेल्स की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें जो रेड डॉट से डिनोट किया गया है वो न्यूक्लियस है, और जो ब्लैक से किया गया है वो वैक्यूल्स को शो कर रहा है। उसके बाद जो ग्रीन डॉट्स दिखाए गए हैं वो क्लोरोप्लास्ट को डिनोट करते हैं। जो ये बाहर अपने सेल्स का स्ट्रक्चर बना है बहुत सारी, ये एसेसरी सेल्स है, और जो स्ट्रक्चर है ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आगे तो क्लोजिंग का और ओपनिंग का दोनों स्टोमेटा का डायग्राम को साथ साथ बनाएंगे। नया टॉपिक आ गया मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टोमेटा जो पूर्ण होता है, हमने पहले ही बता दिया कि उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स के बाहर एसेसरी सेल्स होती है। जब रूट से वाटर प्लांट के ऊपर की तरफ चढ़ता है तो एसेसरी सेल्स क्या करती है? वाटर को गेन कर लेती है। एसेसरी सेल से ये वाटर गार्ड सेल्स गेन करती है, और जैसे ही गार्ड सेल्स वाटर को ऑब्जर्व करती है या गेन करती है तो ये स्वेल हो जाती है, यानी कि टर्जिट हो जाती है, यानी कि फुल हो जाती है वाटर से। तब क्या होता है कि जैसे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जैसे अपन कोई बात करें कि कोई चीज़ दबी हुई है, उसके अंदर वाटर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो जैसे जैसे वाटर जाएगा वो स्वेल होती जाएगी और इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। तो बीच में जो पोर्स बन जाता है वो स्टोमेटल पोर्स होता है, और उसका मतलब है कि स्टोमेटा ओपन हो गए हैं। सेकेंड, जैसे ही ये जब जो गार्ड सेल्स होती है वाटर को लॉस करती है तो उसकी जो टर्जिडिटी होती है वो भी लॉस हो जाती है, और जैसे जैसे वाटर मतलब लॉसिंग होता जाता है वैसे वैसे स्टोमेटल पोर्स पास में आते जाते हैं और बिल्कुल ऐसे पास में होने के बाद में क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहा है? गार्ड सेल्स पे डिपेंड कर रहा है।
तो गार्ड सेल्स कैसी हो जाती है, टर्जिट हो जाती है वाटर को गेन कर करके। फिर गार्ड सेल्स गेन, जब वाटर जैसे से अंदर जाता है तो धीरे धीरे वो स्वेल हो जाती है। स्वेल होने के बाद में क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसमें वाटर अंदर जाता जाएगा, वो स्वेल होती जाएगी और वो स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके अपोजिट जब हम बात करें, किसी क्लोजिंग की बात करें, तो जब ये कह रहा है कि व्हेन गार्ड सेल्स क्या करेगी, वाटर का लॉस करेगी, तो उसकी टर्जिडिटी भी लॉस हो जाती है। तो व्हेन गार्ड सेल्स लॉसिंग वाटर, यानी कि टर्जिडिटी लॉस हो रही है उसकी, द गार्ड सेल्स कैसी हो जाती है, अब श्रिंक हो जाती है धीरे धीरे, तो द स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा का जो एक है कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, मैक्सिमम ड्यूरिंग, क्योंकि अपने को पता है फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम होता है वो डे टाइम पे होता है। तो जब ओपन होते हैं तो डे टाइम पे ओपन होते हैं और क्लोजिंग का जो टाइम होता है वो ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन डेजर्ट्स की बात करें अपन, डेजर्ट्स में क्या होता है कि वैसे ही वाटर का बहुत कमी होती है, इसलिए क्या होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। तो इन डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा आर ओपन इन द नाइट टाइम टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, इसको रोकने के लिए। स्ट्रक्चर में अपन ने जैसा कहा वैसा बता दिया। ये स्टोमेटा जैसे गार्ड सेल्स है फूल करके बड़ी हो गई है, स्वेल हो गई है, टर्जिडिटी बढ़ गई है इसकी, इसलिए ये स्टोमेटा ओपन्स है। यहाँ पर गार्ड सेल्स ने वाटर का लॉस हो गया है, यहाँ पर टर्जिडिटी लॉस हो गई है, तो ये स्टोमेटा कैसे हो गया है, क्लोज हो गया है। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में बात की थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट्स, क्लोरोफिल्स। अब हमें इन्हें डेमोस्ट्रेट करके बताना है या प्रैक्टिकल्स के थ्रू बताना है कि इनकी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में होती है। तो हमारा जो पहली एक्टिविटीज है वो है डिमोस्ट्रेट करके बताना है कि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने होते हैं, जिनको पहले डिस्टार्च किया जाता है। डिस्टार्च का मतलब होता है पॉटेड प्लांट को 2 या 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो। उसके बाद दोनों पॉटेड प्लांट को हम एक ग्लास स्लेब्स के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर हम इस पर एक इन्वर्ट बेल जार, यानी कि पूरा एक बेल जार कांच का बना हुआ होता है, उससे हम कवर्ड कर देते हैं ताकि उसको हम उसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अन्यथा दूसरी एंटर ना कर सके। फिर जो उसके एजेस जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर कर सकती है उसको हम वैसलिन्स के थ्रू कवर्ड कर देते हैं। फिर दोनों सेट्स को सनलाइट में रख देते हैं 2 या 3 घंटे के लिए सनलाइट में, ताकि अब उनमें फोटोसिंथेसिस हो सके, क्योंकि हमने प्लांट कैसे लिए थे, डिस्टार्च प्लांट लिए थे पहले। फिर मतलब आफ्टर 2 आवर्स में दोनों पॉटेड प्लांट में से एक एक लीफ को हम प्लग कर लेते हैं। अब दोनों लीफ में हम क्या करते हैं, उसमें स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट आपको याद रखना है कि क्या होता है कि जब भी स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ब्लू और ब्लैक कलर आता है। यदि स्टार्च के साथ ब्लू और ब्लैक कलर देता है आयोडीन, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। दोनों लीव्स लेने के बाद में हमने क्या किया, स्टार्च टेस्ट किया। तो जो सेट ए है जिसमें हमने क्या किया था, वो एक सेट ए में हमने क्यूएस सॉल्यूशन रखा था। दोनों पॉटेड प्लांट में से एक में हमने क्यूएस सॉल्यूशन रखने के बाद उसे इन्वर्ट बेल जार से कवर किया था, तो सेट बी में ब्लू ब्लैक कलर आया। अब ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन हमने किए कैसे आए कि जो सेट बी था उसमें हमारा क्या आया, ब्लू ब्लैक कलर आया। तो हमने ये कहा ब्लू ब्लैक कलर कब आएगा, जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि सेट बी में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है। सेट बी नॉट सिंथेसाइज स्टार्च, उसने पेल कलर दिया, इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो रिजल्ट क्या है कि जो स्लेब बी यानी कि जो पॉटेड प्लांट बी था उसमें पेल कलर क्यों आया, उसमें स्टार्च क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां पर KOH ने क्या करा था, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको अब्सॉर्ब कर लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसको हम इस डायग्रामेटिक में भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने ये 2 पॉटेड प्लांट लिए, दोनों पॉटेड प्लांट में हमने एक पॉटेड प्लांट यानी कि स्लैब ए के अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें क्यूएच सॉल्यूशन रख दिया। क्यूएच सॉल्यूशन रखने के बाद हमने उसको इन्वर्ट बेल जार से कवर कर दिया और जो उसके एजेस थे उनको हम वैसलिन से कवर कर देते हैं। उसके बाद में इसको सनलाइट में रखा जाता है 2 से 3 आवर्स के लिए। फिर दोनों में से एक लीफ को प्लग किया जाता है। फिर उसमें स्टार्च टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्टार्च प्लस आयोडीन मिलाने पर यदि ब्लू ब्लैक कलर आता है तो स्टार्च सिंथेसाइज है,
और जिसमें पेल कलर आया जिस लीफ में, उसमें स्टार्च का सिंथेसाइज नहीं हुआ है। अब एक्टिविटी नंबर 2, इसमें अपने को देखना है लाइट की। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। की फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें लाइट कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो प्रोसीजर, सबसे पहले टेक ए डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। डी स्टार्च के बारे में अपन पहले बता चुके हैं कि किसी भी पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखा जाए 2 या 3 दिन के लिए। फिर कवर ए पार्ट ऑफ द लीफ विद ब्लैक पेपर। उसमें से कोई सी भी एक लीफ लेकर के उसको ब्लैक पेपर से मिड में से या साइड में से कहीं सब भी आपको कवर्ड करना है। फिर है प्लेस द पॉट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स। फिर उस पोटेड प्लांट को हमको 5 से 6 घंटे के लिए वहां पर रख देना है सनलाइट में। रिमूव द लीफ फ्रॉम पोटेड प्लांट। फिर एक लीफ को लिया अपने पोटेड प्लांट में से, फिर सबसे पहले उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। बॉइलिंग वाटर में डालने को उसको ट्रांसफर करते हैं, देन अल्कोहल में। अल्कोहल से निकालने के बाद उसको टैप वाटर से हम वॉश करते हैं। उसके बाद उसमें हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक हो चुका है अपना कि पुट द लीफ इन बीकर। अब आपको मेरे मैसेज बॉक्स में आपको बताना है कि बीकर का नाम बीकर क्यों है। आप मेरे को कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं इसमें। देन ट्रांसफर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। रिमूव द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड वॉश इट विद वाटर। देन टेस्ट द लीफ फॉर, अब स्टार्च टेस्ट करना है। स्टार्च टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आयोडीन के साथ स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। तो 2 तरह के रिजल्ट मिलेंगे हमें एक ही लीफ में। एक तो वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से अपन ने कवर्ड किया था, वहां पर लाइट नहीं पड़ी तो स्टार्च का सिंथेसाइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पर तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो वहां पर कौन सा कलर आया हमारे पास में, ब्राउन या येलोइश कलर आया। और जो पार्ट कवर्ड नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, इसलिए वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए वहां पर कौन सा कलर आया, ब्लू ब्लैक कलर्स आया। तो रिजल्ट क्या रहा कि केवल वही पार्ट, ओनली दैट लीफ पार्ट शो फोटोसिंथेसिस, केवल वही पार्ट फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है विच इज एक्सपोज टू लाइट, जिस पर लाइट आई थी। इसको हम डायग्रामेटिक शो करें तो एक जैसे पोटेड प्लांट लिया, उसको हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब यहाँ पर इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा इस पोटेड प्लांट को। फिर इसमें से एक लीफ हमने ये वाली प्लग करके इसको देन बॉइलिंग वाटर में इसको किया ताकि हम इसको इसमें से क्लोरोफिल को रिमूव कर सके। फिर यहाँ से इसमें से इसको करके हम देन उसको अल्कोहल में डालते हैं। अल्कोहल से उसके बाद में इसको टैप वाटर से वॉश करके फिर अब यहाँ पर इसको लीफ का हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो इस लीफ में 2 तरह के रिजल्ट मिलते हैं। जो ये ब्लैंक स्पेस रखा है ये यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि यह पार्ट था ब्लू, हमने इसको ब्लैक पेपर से कवर्ड किया था, इसलिए यहाँ जो कलर आया वो ब्राउन या येलोइश कलर आया। और जो लाइट में एक्सपोज पार्ट था वो वहाँ ब्लू ब्लैक कलर शो होता है। एक्टिविटी 3, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने 2 एक्टिविटीज करी। पहले में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था, सेकंड में हमने लाइट का देखा। अब थर्ड है अपने पास में क्लोरोफिल वाला कि क्लोरोफिल्स रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रोसीजर इसका भी सेम रहेगा, वही टेक ए डी स्टार्च पोटेड प्लांट, वही है। डी स्टार्च कैसे करना है, आपको 2 या 3 दिन तक उसको डार्क रूम में रखना है। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स। देन डिस्चार्ज करने के बाद 5 से 6 घंटे हम उसको सनलाइट में रखते हैं। फिर हमको एक लीफ को डिटेक्ट करना है स्पॉटेड प्लांट में से ही। सबसे पहले वही प्रोसीजर करना है अपने को, पहले उसको वाटर में बॉईल करना है, देन उसको अल्कोहल में ट्रांसफर करना है, फिर उसको टैप वाटर से उसको वॉश करना है। तो यहाँ तक करने के बाद सेम प्रोसीजर है जो हमने लाइट में किया था। उसके बाद टेस्ट फॉर इसका स्टार्च टेस्ट किया जाता है। स्टार्च टेस्ट में भी आपको वही करना है कि स्टार्च के साथ यदि आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है तो स्टार्च का सिंथेसाइज वहां पर है, अन्यथा विदाउट स्टार्च के है। तो द लीफ हैज 2 टाइप ऑफ पैचेस मिलेंगे लीफ के अंदर। पहला कुछ लीफ में ब्लू ब्लैक कलर्स आएगा और कहीं कहीं पर येलोइश कलर दिखाई देगा। जहां पर ब्लू ब्लैक कलर्स आ रहा है तो वहां आयोडीन ने क्या करा, स्टार्च के साथ रिएक्शन करी है, इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। और जहां पर येलोइश कलर आया है इसका मतलब वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर येलोइश कलर आया है। तो हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन के बाद क्या रहा कि फोटोसिंथेसिस जो है टू मेक स्टार्च, फोटोसिंथेसिस में हम कह सकते हैं कि स्टार्च का फॉर्मेशन होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब हमें यहाँ देखना है, इसलिए डायग्रामेटिक लीफ में ये जो लीफ है, जो ग्रीन पार्ट्स हमने दिखाए हैं, इसका मतलब वहां पर स्टार्च का सिंथेसाइज हुआ है और उस पार्ट ने आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हमें ब्लू ब्लैक कलर
दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च का सिंथेसाइज हुआ है। और लीफ में वह पार्ट जो नॉन ग्रीन है वहां पर येलोइश कलर आया, इसका मतलब वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।